Hello everyone and welcome back once again to Physixify. You are learning about work, energy and power, and as you can see these two gentlemen out here, I hope you can identify that is Salman Khan and Vivek Oberoi. How are they going to help you learn work in variable force? I'm pretty sure you know there is a different sort of force with respect to both these people, right? One has a stronger force and the other one has a less impactful force. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाई फोर्स और लो फोर्स, ज़्यादा फोर्स कम फोर्स, कैसे आप वर्क डन निकालोगे जब भी आपको एक ऐसी फोर्स दे रखी हो जो वेरी कर रही हो. तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फॉर टुडे विद द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्लास. Remember last video I gave you some quizzes to do. I hope you are able to do that. Let's see the answers to them and hopefully proceed with our topic today. तो एक क्वेश्चन तो ये था जिसमें आपसे कहा गया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में what would be the work done? That is simply 5 into 2, that would be 10 joules जैसा कि A पार्ट में दे रखा था. I hope you got it correct. नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इफ यू सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इसमें माइनस एफ एस होता था. दिस मीन्स दिस वुड बी माइनस 10 जूल्स. इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपके पास यहां जो एंगल था दिस वॉज 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल में आप बोल रहे थे एफ एस कॉस 90 वॉज जीरो. तो आपके पास इस केस में कुछ जीरो जूल वर्क डन हो जाएगा, राइट. फोर्थ क्विज था जिसमें आपको बोला गया था कि आप बताइए वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंगल था दिस वॉज एन एक्यूट एंगल, एंड एक्यूट एंगल के केस में योर आंसर शुड बी ए पार्ट, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन आना चाहिए. एफ एस कॉस थीटा में थीटा एंगल इज एक्यूट विच मीन्स कॉस थीटा इज पॉजिटिव एंड हेंस योर आंसर इज ए पार्ट. एंड फाइनली इस केस में फिफ्थ क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि आपके पास ये जो एंगल था दिस वॉज ऑब्ट्यूज एंगल, एंड सिंस इट वॉज ऑब्ट्यूज एंगल योर वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव, राइट. आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस में आपको अच्छा तो लगा ही होगा. बट लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड एंड लेट्स ट्राई टू लर्न इवन मोर थिंग्स. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन वर्क वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट session that we had to talk about two types of forces, and these two types of forces you can say are constant and variable force. तो आपको शायद से याद होगा कि constant force was that force जिसमें magnitude, direction हमेशा सेम रहे, right. If you see over here, a force with same magnitude and same direction is a constant force which we don't want to talk about, but we wanted to take the reference from the previous video or the previous session. Today's session is regarding this variable force. So what about it? I think you know that it was either change in magnitude or change in direction or change in both. So we would like to talk about it more. So let's proceed forward. We have a very simple quiz for you. I hope you can answer, and then we will take on more theory. So first thing, there is a quiz for you. A force will be called a constant force if. कब एक फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स कहोगे? आपको दे रखे हैं चार ऑप्शंस. इन चार ऑप्शन में से दिस इज अ सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. तो यू कैन ड्रॉप इन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि क्विज 1 का आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होगा. Similarly, here is a quiz number 2. Again, a single correct problem for you. You can try and see कि कौन सा ऑप्शन इनमें से बेस्ट सूट करेगा. Try to write that down in the comment box and I will reply whether you have answered correctly. We will see these
quizzes, these answers of these quizzes in the next video. Don't worry. But let's proceed a little forward. Right? अब हम आ रहे हैं वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स के पास कि भाई एग्जैक्टली आप क्या है वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे. वी ऑलरेडी नो अबाउट अ कांस्टेंट फोर्स कि भाई उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो कीपिंग दिस इन माइंड कि कितना एंगल था उनके बीच में और आप वो एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से कर देते हो. राइट, बट दैट वाज द केस फॉर अ कांस्टेंट फोर्स. व्हाट अबाउट द वेरिएबल फोर्स? You can say that if we want to talk about variable force, so in this case, I'm really sorry for the delay, but in this case what we say is that whenever we want for work done over here, you cannot simply multiply f with s, right? अच्छा, इन्होंने हमें बोला है कि we cannot simply multiply force f with the displacement s. Your question should be why? क्यों? हम तो करेंगे मल्टीप्लाई, हमें फोर्स दी, हमें डिस्प्लेसमेंट दी, हम तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. आप देख लो, हमें नहीं अंतर पड़ता वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है. राइट, इफ यू हैव अ फीलिंग लाइक दिस कि आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोना मल्टीप्लाई इट लाइक कांस्टेंट फोर्स, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डू एंड दे गेट इट इनकरेक्ट. आई विल ट्राई टू टेल यू सम 3 reasons why you should not directly multiply and how you can remember this very basic thing very easily. Now, if you talk about the reasons, I will show you the reason number 1 right now on your screen. I hope you are able to see it. The reason number 1 says that the force might change the magnitude. So in that case, what number will you multiply s with? I'll give you this with an example. If let us say my force F is given as some 2t, let us say where t is time, F is force, and I ask you that please tell me what is the work done in 5 seconds. Let us say I ask you what is the work done in 5 seconds. So the point is that at t equal to 0, your force is 0. At t equal to 1, your force is 2. At t equal to 2, your force is 4. So your force is changing all throughout, right? And if your force is changing all throughout, which number would you multiply? Would you multiply 0 or 2 or 4? At every time if the force is changing, you cannot just take one number and multiply it. And that is why reason number 1 is one of the most strongest reasons why you should not just directly multiply f with s whenever you are talking about a variable force. This force is a variable force. This you can easily understand because you are given f equal to 2t means at every time your force changes, that it varies in magnitude, and that is why you are not to multiply directly with the displacement, right? Let me remove all of this. And now if I talk about the reason number 2, I hope you can see that in this case what we are trying to say is that even if the magnitude remains same, let us say the magnitude was 5 Newton, it always remains 5 Newton throughout, but the direction could change. And if the direction changes, then your angle between F and S will change. And if that angle will change, your work done will be changing all the time. So in that case also you cannot do F dot S, because let us say at one point both of them are aligned, right? At that point you have F into S. Let us say the angle changes to 90 degree, the work done changes to 0. Let us say they become opposite.
In that case your work done becomes negative. So even if the force is same, you cannot directly multiply it with displacement in case of a variable force, because in that case again you can say that your angle is changing, means work done might be changing. And the third case is the simplest one of them. And if you see the third case clearly, you can see that if both the things are changing, if your magnitude is changing as well as the direction is changing, in that case I think you are smart enough now to say कि सर अगर दोनों ही चेंज हो रहे होंगे तो कोई भी मतलब नहीं बनता है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें. तो इन तीन केसेस के लिए अब आगे कैसे वर्क डन निकालना है, लेट मी टेल यू. राइट, here is a solved example for you, and almost on the same pattern I have taken the example कि अगर एक फोर्स 5t दे रखी है जहां पे t सेकेंड्स में है और f न्यूटन्स में है, ये वेरिएबल फोर्स किसकी वजह से है. आपसे अगर केवल ये पूछा जाए व्हाट इज इट दैट इज चेंजिंग, हाउ कैन यू से f इक्वल टू 5t इज अ वेरिएबल फोर्स. तो इफ आई गिव यू टू ऑप्शंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, I hope that you can answer this correctly, that sir this would be magnitude. Why? Because of the reasons listed. कि t equal to 0 second पे if you see your force is going to be 0 Newton, because 5 into 0 is 0. If t equal to 1 second की बात करते हैं तो 1 into 5 would give you 5 Newton, force in Newton is 5. If t equal to 2 second की बात करते हैं, 5 into 2 would be 10, this would be 10 Newton. So your force is variable. Why? Because magnitude is changing. I hope this example number 1 is fairly obvious and clear to you. If I talk about the second solved example, that the force acting on a body undergoing uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इट इज अ वेरिएबल फोर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन व्हाट. इफ आई आस्क यू इज इट मैग्नीट्यूड और इज इट डायरेक्शन, दिस टाइम अराउंड यू कैन से इट इज डायरेक्शन. हाउ? दिस इज वेरी ऑब्वियस. लेट अस से आई वाज गोइंग लाइक दिस इन सर्कुलर मोशन. नाउ प्लीज डोंट थिंक कि ये इलिप्टिकल मोशन या ओवल मोशन है. अगर इस तरीके से घूम रही है चीज तो वो आपके पास दिखने में कुछ ऐसी ही दिखे. लेट अस से दैट दिस वाज अ सर्कल. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, राइट, आई होप एवरीबॉडी नोस दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स दैट कम्स एंड इज रिस्पांसिबल फॉर दिस particular particle to move in a circle is the centripetal force. तो आप कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन जो है ना भैया, ये यहाँ पे था तो डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है. सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सी के. यहाँ पे होगा पार्टिकल, चलिए बना ही लेते हैं, यहाँ पे होगा पार्टिकल तो आपके पास डायरेक्शन ये कुछ सेंटर सीकिंग यहाँ पे होगा पार्टिकल तो आपके पास सेंटर सीकिंग जो डायरेक्शन है वो कुछ यहाँ पे होगा आपके पास पार्टिकल तो सेंटर सीकिंग डायरेक्शन कुछ यहाँ है, इस तरफ होगा. तो यू कैन से दैट दिस केस योर डायरेक्शन वाज चेंजिंग, योर मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर याद है आपको तो आई थिंक एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस दैट दिस फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, या फिर इसी को कुछ लोग mr ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं. But the point is direction is changing and your magnitude is constant. तो यहाँ पे variable force क्यों है? Because of change in direction. I hope बहुत सारा emphasis दे दिया गया आपको समझाने के लिए. But if you would have seen one thing, I wrote it down way number 1, right? Because this was the simple way to tell this question. Those of you who are preparing for advance, right, you can have a better explanation, a more mathematical explanation I would say. ये अगर नीट और जेई मेंस के लेवल का एक्सप्लेनेशन है तो वे नंबर 2 जो है ये आपके लिए एडवांस लेवल की एक वे हो जाएगी, राइट. अब what have I done here that is a little different. The only thing that you can see is कि ये जब सर्कुलर मोशन हो रहा है
तो in this case you can say that your position vector can be said to be r cos theta I plus r sin theta j, राइट अगर ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके से, यू कैन मार्क डाउन योर ओन एक्सिस. अरे चलिए एक्सिस ही बना लेते हैं. ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस है, और आप यहाँ पे कहीं पार्टिकल था सच दैट दिस एंगल इज थीटा. तो यू से दैट योर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इतना अगर एक आर वेक्टर होता है तो दिस आर वेक्टर इज गिवन एज आर cos theta I plus r sin theta j. I have taken r outside and just kept everything in bracket. And in that case you say कि force is minus mr omega square, right? तो ये आपके पास force आती है कुछ, and this is again in vector form, this is again in vector form. So in this case if you see, it is very easy to see that if your theta is changing, so your direction would be changing, your I and J would be changing. So this is a much more, you can say a sophisticated way, a much more advanced way to tell. But again, both the things tell us the same thing, that यहाँ पे भी answer हमारे पास direction changes होना चाहिए. I hope that both these examples are clear to you. Example 1, example 2, and example 3 is a very complicated example, but I think that you can see what is the difference. Now the only difference that I would like to point out is, इसमें बोला है कि force acting on a body undergoing non-uniform circular motion. अरे पिछले में क्या था? पिछले में यूनिफॉर्म था, अब की बार नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इन दोनों में से क्या चेंज कर रहा है, तो यू शुड से कि यहाँ पे दोनों ही चीजें चेंज कर रही हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी. क्यों? क्योंकि आप जब इस केस में इस तरीके से गोल गोल जाते हो, सर्कुलर मोशन करते हो, तो आपकी स्पीड या तो बढ़ रही होती है या तो चेंज कर रही होती है. किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स देखूं mv स्क्वायर बाय r की, और मेरा अगर v चेंज करता जा रहा है, तो मेरा fc मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा, राइट? और आपको बाकी तो पता ही है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कभी यहाँ लगेगी, कभी यहाँ लगेगी, कभी यहाँ लगेगी, कभी यहाँ लगेगी, तो ये डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहता है. तो इस केस में आपके पास दोनों ही चीजें चेंज करती हैं. आई होप यू हैव गॉट नाउ आइडिया कि वेरिएबल फोर्स जब भी देख रहे होंगे हम, तो हाउ इट कैन चेंज. टाइम के डिपेंडेंट हमने देखी, F इक्वल टू 5t वाला एक एग्जाम्पल लिया, आप उसी में 5t की जगह 2x भी ले सकते थे. अगर आप 2x लेते या 3x लेते या x के डिपेंडेंट लेते, तो x जैसे जैसे चेंज कर रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज कर रही है, पोजीशन जैसे जैसे चेंज कर रही है, आपका फोर्स भी चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज. तो आई थिंक कि काफी सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं. तो अब आपको मैं एक फुल प्रूफ तरीका बताना चाहूंगा कि वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करो, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस व्हेन वेरिएबल फोर्स इज देयर. तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आप अपनी फोर्स अज्यूम कर लीजिए कि कांस्टेंट है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी विल बी सीइंग, दैट फोर्स मस्ट बी अज्यूम्ड अ कांस्टेंट फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, उसमें तो फोर्स कितनी चेंज करेगी. मान लो 10 थी तो 10 से 10.00000001 हो पाएगी. इतनी छोटी सी के लिए 10 ही मान लेते हैं, राइट? अगर मान लीजिए आपकी फोर्स 100 थी, तो आपकी फोर्स छोटे से डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटा, कितना छोटा है? बहुत ही छोटा. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना? 0.000000000, राइट? इनफाइनाइट टाइम्स 0 एंड देन 1. इतने मीटर के लिए आपके पास जो फोर्स चेंज करेगी इतनी सी चेंज करेगी, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज व्हाई इसके अराउंड मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट्स इंपॉर्टेंस. नाउ लेट मी टेक यू टू द स्टेप नंबर 2. पहले ये सब हटा देते हैं एंड फिर उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 की तरफ ले जाते हैं. नाउ यू कैन राइट डाउन द स्मॉल वर्क डन, राइट? नाउ यू कैन राइट डाउन द स्मॉल वर्क डन. आप कहोगे सर कैसे?
स्मॉल वर्क डन कैसे लिखेंगे अभी दिखा देंगे करके, छोटा सा वर्क डन बता सकते हो। देखिए फोर्स कांस्टेंट हो गया और डिस्प्लेसमेंट कुछ छोटा सा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, और बहुत ज्यादा है तो उन दोनों के बीच का एंगल देख के मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? You integrate the small work done. Now this is where calculus is going to be required. आपको calculus की ways use करनी पड़ेंगी, otherwise you cannot find work done in a variable force, right? ये आपको करना ही पड़ेगा, and this is in the syllabus of both NEET and mains and advanced, everywhere it is there. So you must know this, how to do basic integration, right? We will be doing problems in the upcoming videos, don't worry, but yes, you should know that this is one way to go forward and the only way to go forward. And here's the final step, that once you have integrated, you get the final work done. I'll show you how to do it mathematically so that you get a little idea as to how we proceed in this. तो चलिए आइए देख ही लेते हैं, right? इन्हीं steps को I'm going to write down mathematically now and hopefully it would be a little clear, right? पहली चीज, we are considering our force to be some small f. We are considering our force to be small f for a displacement, नहीं displacement नहीं, small displacement dr. small displacement dr के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो हमने मान ली कि एफ ही है, ठीक है। लेट अस से दैट इट इज सेम बिकॉज वी कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल लिटिल डिस्प्लेसमेंट। Next thing, if you want to write down the work done, it is the scalar product, right? It is the scalar product, and you can see that this scalar product is f dot dr. बहुत ही सिंपली आपने यहाँ पे चुप्पे चाप यहाँ पे वर्क डन छोटा सा लिखा। Why do we write dw? Because छोटा सा वर्क डन हमेशा dw होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमेशा dr होता है, वो d लग जाता है ना, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट कभी कभी dr बोल देते हैं कभी कभी, राइट। तो ये आपके पास डिफरेंसेस होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, you can say that now you have to integrate the work done. If you have to integrate the work done, you can say कि इसी dw को ऐसे इंटीग्रेट कर दो, राइट। ये सांप लगा दो ऐसे सामने, सांप लगा दिया तो आपके पास f डॉट dr पे भी सांप लग गया, राइट। ये सांप लगेगा f डॉट dr पे तो ठीक है, हम इसको खोल के बड़ा कर लेते हैं, राइट। डॉट प्रोडक्ट तो अपन को आता ही है, a डॉट b इज मॉड a मॉड b cos थीटा, तो f डॉट dr इज f डॉट dr डॉट cos थीटा। ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और cos थीटा डिपेंड करेगा जो भी है एंगल f और dr के बीच में, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी तो देख लेंगे उन्हें भी, राइट। एंड स्टेप नंबर 4 क्या है, आपके पास आ भी चुका है वर्क डन। ये जो फाइनल इंटीग्रेटेड dw है या इंटीग्रेटेड f dr cos थीटा है, यही तो वर्क डन है, राइट। तो ये आपके पास तरीका होता है वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स निकालने का। तो गाइस आपको मैं बता देता हूं कि कहां ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा, राइट। हमें क्वेश्चंस करने हैं, करेंगे हम धीमे धीमे करेंगे, राइट। बट आपके पास स्प्रिंग में जो फोर्स होती है F इक्वल टू kx, इफ यू वुड हैव हर्ड, राइट। F इज प्रोपोर्शनल टू x बोलते हैं, फिर इफ वी रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करके इक्वेशन बनाते हैं तो F इक्वल टू माइनस के एक्स बोलते हैं, कुछ लोग F इक्वल टू के एक्स ही बोल देते हैं, तो वो स्प्रिंग की फोर्स होती है, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास वेरिएबल फोर्स होती है। यू हैव सीन हाउ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस। आई होप आई डोंट नीड टू इलैबोरेट दिस, क्योंकि इसके बारे में तो हमने काफी सारी बात कर ही ली है, राइट। अच्छा, तो अब फाइनल क्विज टाइम है आपके पास। अगेन सम क्विजेस फॉर यू, डू कमेंट योर आंसर्स एंड डाउट्स, वी विल टेक दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास। बट हियर इज योर क्विज नंबर 3। 2 क्विज हम देख चुके हैं, 2 और देख लेते हैं। तो क्विज नंबर 3 ये है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज अगेन अ सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू, दिस इज सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड सिमिलरली आपके पास एक ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्विज नंबर 4। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन दोनों को आंसर करके जरूर बताएं हमें, और कैसा
लगा आपको सेशन, ये भी आप बता सकते हैं. नेक्स्ट सेशन में वी वुड बी डूइंग वर्क डन इन स्प्रिंग एंड वर्क डन इन यूसीएम, बिकॉज यही हमने अभी देखा ना आज कि हमारे पास वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. तो विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चंस, विल टॉक अबाउट इवन मोर प्रॉब्लम्स as far as you know this variable force and constant force is considered. तो करते हैं इसको हम कुछ दिनों में. But for the time being, I would like to say thank you to all of you. If you love this class, you can like and subscribe so that you will be updated regarding all the videos that are to come. अभी हम work energy power को ही आगे बढ़ाएंगे. Hopefully the frequency will increase and you will see a lot more videos, a lot more sessions coming in more frequently. You can also check out the links for the Facebook, मेरा खुद का right Facebook पे मैं कहाँ हूँ. You can follow me. You can also join my Telegram group of Physixify, and you can also see my LinkedIn profile. So links are going to be given in the feed below. Do check them out. This is me signing off for now. Hopefully we'll meet back soon again. Bye bye and take care.